आज मेरी फर्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम सीधे बेटा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो काइनामेटिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। काइनामेटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं शुद्ध गतिकी। तो हिंदी वाले बच्चे नाम से समझ रहे होंगे कि भाई गतिकी का मतलब यह है कि जब हम गति की बात करेंगे, मोशन की बात कर रहे होंगे, तो काइनामेटिक्स हम शुरू करेंगे। बेटा पहले हम शुरुआत में क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 इसके अंदर लेवल उठाएंगे, है ना। ये बड़ा बढ़िया चैप्टर है। तो अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है कि जो यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है ना, या फिर हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है, तो उनके सिलेबस में है ये। तो इसलिए मैंने शुरुआत में उठा लिया। बाकी और जितने एग्जाम है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, रेलवे के एग्जाम हो, सब जगह तो मैकेनिक्स काइनामेटिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं काइनामेटिक्स। तो टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएंगे। देखो कितनी बढ़िया राइटिंग हो गई एकदम। काइनामेटिक्स हिंदी में हम कहेंगे शुद्ध गति की। शुद्ध गति की। बेटा पहले काइनामेटिक्स का अगर हम एक बार मतलब समझने की कोशिश करें, ये काइनामेटिक्स का मतलब क्या है। काइनामेटिक्स बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्या क्या चीजें करेगा। भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा, कुछ दूरी तय करेगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कुछ विस्थापन भी होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे काइनामेटिक्स में। लेकिन यहां पर हम इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में आया है उसके पीछे की वजह क्या है, किस फोर्स की वजह से आया है। तो बिना कोज को जाने, बिना कारण को जाने हम मोशन को स्टडी करेंगे। बस हमारा उद्देश्य केवल ये होगा, अच्छा ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है भैया, कितनी स्पीड से भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, कितनी डिस्टेंस चली, कितनी डिस्प्लेसमेंट चली, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में, गति में कौन लेकर आया, उस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। उसके बारे में जब आगे हम न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे तब हम ये समझेंगे, अच्छा जो आज तक हम ये पढ़ रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों था, तो उसका रीजन हम जानेंगे वहां पे कि वो फोर्स बल की वजह से होता है। तो सारी बातें हम करेंगे आगे चल के। बाकी मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग जो भी बच्चे लिख रहे हैं। और कमेंट बाजी में बेटा भी ध्यान नहीं देना है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीधे सीधे पढ़ते रहना, बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो आप उसके आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम काइनेमेटिक्स में कि काइनेमेटिक्स इज ए branch of physics is a branch of physics in which we study about the motion without knowing the cause of motion। तो शुद्ध गति की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं बिना यह जाने कि गति किस वजह से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं कि शुद्ध गति की भौतिकी की वह शाखा है। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं यहां पे, शुद्ध गति की भौतिकी। बेटा फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम भौतिकी या भौतिकी विज्ञान। शुद्ध गति की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं बिना यह जाने कि गति के उत्पन्न होने का कारण क्या है। अच्छा, आज हमारी पहली क्लास है तो मैंने आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स वगैरह की इनकी डेफिनेशन बता दी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार हमें इन डेफिनेशन से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, तो आगे से हम क्या करेंगे, केवल मैं जो डेफिनेशन होगी ऐसे आपसे बोल दूंगा कि भाई आज चलो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें मोशन के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, पर मोशन किस वजह से पैदा हुआ उसके बारे में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इसमें हमारा जो टॉपिक बनता है, फर्स्ट टॉपिक वो है हमारा इसके अंदर रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे
वो है विरामावस्था और गति। ठीक है, तो अब यहां से बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अनिल भाई सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके दिखाई दे रहे हैं हमें। जब भी कोई काम की चीज होगी हम अपने आप डिस्कस कर लेंगे उसे, ना। तो रेस्ट और मोशन पे आ रहे हैं, विराम अवस्था और गति पे। अच्छा बेटा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी चीज है। भाई रेस्ट किसको नहीं पता। अगर आपके आसपास आप कोई भी अपने घर में बेड देखो, कोई सोफा देखो, कोई टेबल चेयर देखो, आप कहोगे सर ये सब रेस्ट पे हैं। आपने में 11 बजे पढ़ाना शुरू किया था और 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, लेकिन ये सोफा अभी के अभी तक वहीं पर ही है, तो यानी कि रेस्ट में है, ये विराम अवस्था में है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर बेटा किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदल रही है, अगर किसी वस्तु की पोजीशन अगर समय के साथ नहीं बदल रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और लगातार 10 मिनट यहीं पे खड़ा रहूं, तो आप कहेंगे सर आप तो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर मैं भी यहां पर हूं, अगले सेकंड यहां, उससे अगले सेकंड यहां, उससे अगले सेकंड यहां, तो आप कहेंगे हमारी गुरुजी मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब है कि समय के साथ पोजीशन ना बदलना, और मोशन का मतलब है कि समय के साथ पोजीशन बदल जाना। तो आपके सामने अगर कोई बाइक वाला जा रहा है, ट्रेन जा रही है, गाड़ी जा रही है, वो सब मोशन में है, क्योंकि समय के साथ उनकी पोजीशन बदल रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा मैंने किसी वस्तु को देखा, मान लो मैंने किसी इंसान को देखा कहीं पे बैठे हुए, वो इंसान मुझे रेस्ट पे दिख रहा है, विराम अवस्था में, बिल्कुल एक ही जगह चिपका हुआ दिख रहा है, बैठा हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति मेरे लिए रेस्ट पर है, तो व्यक्ति आपके लिए कैसा होगा? वो आपको रेस्ट पे दिखेगा कि मोशन में दिखेगा, या आपको रेस्ट पर भी दिख सकता है और मोशन में भी दिख सकता है? ये बताओ। अगर कोई व्यक्ति मुझे रुका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि बैठा हुआ है बिल्कुल एक जगह बैठ के चाय पी रहा है, तो आपके लिए रेस्ट पे होगा कि मोशन में? हम्म भाई, अगर बेटा कोई वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है ना, मुझे रुकी हुई दिख रही है, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे लिए भी रेस्ट पे होगी, उन सबका गलत है। बेटा अगर कोई वस्तु मेरे लिए रेस्ट पे है ना, वो आपके लिए रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ये रेस्ट और मोशन ना, ये सारा खेल डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि देख कौन रहा है। भाई मान लो कि मैं एक ट्रेन में जा रहा हूं, ट्रेन में बैठा था मैंने बाहर खिड़की से देखा, मुझे पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि सारे के सारे ट्रीज, ये सारे के सारे पेड़ मेरे लिए मोशन में है। भाई अभी वो पेड़ यहां पर था, अब थोड़ा यहां चला गया, अब यहां चला गया, कुछ देर के बाद तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा के आराम से लेट रहा है दोपहर में, तो उसके लिए वो पेड़ रेस्ट पे है। वो कहेगा भाई साहब पिछले 3 घंटे से लेट रहा हूं मैं, और ये पेड़ यहीं पे है, और यहां पे छोड़ो 3 घंटे, पिछले 5 साल से यहीं पे है ये। तो रेस्ट या मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। तो बेटा रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, निरपेक्ष कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा किसी का नाम, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि उसका नाम है रमेश कुमार, तो पूरे मोहल्ले में उनकी रिश्तेदारी में जब भी कोई व्यक्ति उससे मिलता होगा तो सब उसे रमेश ही कहते होंगे। भाई उसका नाम तो फिक्स है, रमेश कुमार एब्सोल्यूट है, सबके लिए रमेश है। लेकिन उसी व्यक्ति के पास आके कोई कहता होगा ताऊ जी नमस्ते, कोई आता होगा कहता चाचा जी नमस्ते, कोई कहता होगा पापा नमस्ते, कोई कहता होगा उसे फूफा जी नमस्ते, कोई कहता होगा मामा जी नमस्ते, क्योंकि उसका जो रिश्ता है वो डिपेंड करेगा कि देख कौन रहा है। उसी व्यक्ति के अंदर किसी को अपना फूफा दिखता होगा, किसी को मामा दिखता होगा, किसी को चाचा दिखता होगा, किसी को ताऊ दिखता होगा। तो रिश्ता जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति मेरे पास आके मुझे पापा नहीं कहता, मेरी छोटी बेटी कहती है बस मुझे केवल पापा। कोई आएगा तो कोई मुझे चाचा भी कहता है, कोई ताऊ भी कहता है, कोई फूफा भी कहता है, कोई मामा भी कहता है। तो ऐसे रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है कि सबको एक जैसे ही दिखे, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। तो यहां पर हम एक चीज बोलेंगे कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन is a combined property, is a combined property of object and observer। तो विराम अवस्था और गति, विराम अवस्था, विराम अवस्था और गति, गति वस्तु और प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी बेटा ऑब्जर्वर, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है। विराम अवस्था और गति वस्तु और प्रेक्षक का संयुक्त गुण है। तो रेस्ट एंड मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ये सारा खेल डिपेंड इस बात पे करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है। तो अगर आज के बाद मैं बोलूं कि अगर एक वस्तु की पोजीशन समय के साथ बदल नहीं रही है मेरे लिए, यानी जब मैं देख रहा हूं
तो उस वस्तु की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है मेरे लिए, तो वस्तु मेरे लिए रेस्ट पर है, क्योंकि मुझे नहीं दिखा ना कि उसकी पोजीशन नहीं बदल रही। अगर हो सकता है कि आपको दिख रहा हो कि पोजीशन बदल रही है, तो आपके लिए वो मोशन में हो जाएगी। तो यहां पे हम एक चीज लिखेंगे, रेस्ट की अगर बेटा मुझे डेफिनेशन लिखनी हो, विरामावस्था की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, विरामावस्था की लिखेंगे, if the position of an object if the position of an object is not if the position of an object is not changing with time, if the position of an object is not changing with time with respect to an observer then object is said to be in rest देखो बेटा पहले इंग्लिश वाले समझो, फिर हिंदी पाऊंगा। मैंने क्या लिखा कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ नहीं बदल रही है, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो ऑब्जेक्ट किस पे कहलाएगा, रेस्ट पे। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ऐसा लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ नहीं किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही है तो यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। ठीक, तो आई होप कि ये बात सभी बच्चों को यहां तक की समझ में आई होगी, जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आपको सर इतना डेफिनेशन पे फोकस क्यों कर रहे हो? अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे कुछ देर में पूछूंगा पीडीएफ का, और फिर मैं आपको कमेंट भी लूंगा, है ना? तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये रेस्ट और मोशन को भी अच्छे समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं एग्जाम में। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर में अभी आएगा वो। एक बेटा हम लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मोशन, गति। तो मोशन आप बेटा समझ गए कि मोशन क्या है, अगर समय के साथ पोजीशन बदलेगी तो मोशन में कहलाएगा। तो लिखेंगे इफ द पोजीशन of an object is changing with time with respect to an observer then object is said to be in a state of motion। देख, कोशिश करनी है बेटा मेरे साथ साथ ही चीजों को ध्यान रखने की, है ना? तो अगर आप मेरे साथ साथ ही चीजों को सुनेंगे, लिखते रहेंगे एक रफ कॉपी में, तो ज्यादा बढ़िया से आप कनेक्ट करेंगे, और जब क्लास खत्म होगी ना, आपको एक एक लाइन याद आ रही होगी, एक लाइन आपको ध्यान रहेगी। तो यहां पर लिखेंगे हिंदी में, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी प्रेक्षक के लिए
बदल रही हो तो, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी प्रेक्षक के लिए बदल रही हो तो वस्तु वस्तु गति में कहलाती है। तो वस्तु गति में कहलाती है। अब आप कहेंगे सर आपने बहुत ज्यादा समय लिया कि दो छोटी सी बातें बताने में, कि भाई रेस्ट के लिए पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, मोशन के लिए पोजीशन बदलनी चाहिए, लेकिन जिसे पोजीशन बदलते हुए दिखेगी उसी के लिए वस्तु कहलाएगी मोशन में, और जिसे पोजीशन बदलते हुए नहीं दिखेगी उसके लिए कहलाएगी रेस्ट में। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु मुझे रुकी हुई दिख रही है तो जरूरी नहीं कि पूरे ब्रह्मांड के लिए रुकी हुई हो। ऐसे कोई वस्तु अगर मुझे चलती हुई दिख रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को ही चलती हुई दिखे। तो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैंने आपको यहां लिखवाया था कि रेस्ट और मोशन क्या है बेटा, यहां पर लिखा भी हमने कि कंबाइंड प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रुका है कि चल रहा है, और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी, और ऑब्जर्वर कौन है उसे देखने वाला। अब यहां से क्वेश्चन आया पेपर में, ये आपको बताना है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बारे में आपको मैं ये आपको बोलना है, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है मेरा आपके सामने, इसने कहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान से सुनना, फिर आपको केवल एबीसीडी बताना है। तो आगे जब मैं पीडीएफ में क्वेश्चन आपके में इंक्लूड भी कर दूंगा। तो बेटा पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है वो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि द अर्थ मूव्स एंड द सन इज एट रेस्ट। कह रहा है कि अर्थ जो है वो मूव करती है और सन रेस्ट पे रहता है, विराम अवस्था में रहता है। तो पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरे बेटा इसने कहा कि द सन मूव्स एंड द अर्थ इज एट रेस्ट। सूर्य गति करता है, पृथ्वी विराम अवस्था में रहती है। बेटा पहले में कह रहा है कि अर्थ घूमती है, सूर्य रुका हुआ है। सारे ऑप्शन सुनना। सेकंड में कह रहा है कि सूर्य घूमता है, अर्थ रुकी हुई है। तीसरे में कह रहा है द सन मूव्स विद रेस्पेक्ट टू अर्थ एंड अर्थ मूव्स विद रेस्पेक्ट टू सन। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति करती है और सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष गति करता है। और डी में कह रहा है कि बोथ सन एंड अर्थ आर एट रेस्ट। पृथ्वी और सूर्य दोनों विराम अवस्था में, दोनों रुके हुए हैं। तो आप किस पे टिक लगा के आओगे, आप ये मुझे बताओ, इनमें से आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे? सबको बेटा आंसर देना इसका। बीच में मेरा नमस्कार क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बेटा सबकी आपको मेरी बात सुननी है ना। जो जो बताया जाए उसे साथ में लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। देखो शुरुआत कितनी बेकार हुई इस बैच में। अनामिका लिख रही है कि ए ऑप्शन। बेटा अभी आपको इतनी कहानी सुनाई मैंने, इस कहानी से आपको आंसर बताना चाहिए था सी ऑप्शन, कि भाई अर्थ जो है वो सन के रेस्पेक्ट में मूव करती है और सूर्य अर्थ के रेस्पेक्ट में। भाई अगर आप अर्थ के ऊपर से देखो तो हमें सूर्य मोशन में लग रहा है कि भाई पूरब से निकला, अर्थ ईस्ट से और वेस्ट में छिप गया, तो हमें सूरज घूमता हुआ दिख रहा है। अगर आप सूरज के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो आपको अर्थ घूमती हुई दिखेगी, सन के चक्कर लगाती हुई दिखेगी। तो बेटा हम बोलेंगे कि सूर्य जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में है और अर्थ जो है वो सूर्य के रेस्पेक्ट में मोशन में है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन में, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी, इसका ही तो मतलब था। हाँ अगर मान लो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता कि भाई सूर्य जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में है, अर्थ सूर्य के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये बोलते हैं कि भाई सूर्य रेस्ट पे है और अर्थ चक्कर लगा रही है। फिर हम एक्चुअल में जब हम ये कहते हैं ना कि अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रही है, वो बेटा हम सूर्य के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर हम सूर्य के ऊपर जाके बैठ जाएं तो हमें दिखेगा कि जो अर्थ है वो सूर्य के चक्कर काट रही है। फिर आप उसे बोल देते, जब हम इन जनरल बोलते हैं कि भाई सूर्य तो घूमता नहीं है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन यहां तो उसने सी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियरिटी दे दी है कि भाई साहब कि अर्थ सन के रेस्पेक्ट में मोशन में है और सन अर्थ के रेस्पेक्ट में है। तो ये तो हमने बताया। और देखो ये सारी जो बातें इतनी देर से बताई गई उन सबका निचोड़ है ये। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई चीज रेस्ट पे या मोशन में, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टीज, उनका संयुक्त गुण है। और दूसरा मैंने बोला कि कोई वस्तु रेस्ट पे है तो जिससे दिखेगी रुकी हुई उसके लिए रेस्ट पे है, जो मोशन में उसके लिए, जिसे दिख रहा है उसके लिए मोशन में है। अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बनाऊंगा, आपको इन ग्राफ को समझना है। देखो ये बेटा हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइम, समय, और यहां लिख रहा हूं मैं पोजीशन। तो बेटा ऐसे हिंदी में हम कहते हैं समय, टाइम को। हिंदी वाले बच्चे इतना तो आई होप कि समझते होंगे। और इसे लिखेंगे हम स्थिति। तेज होते हैं हिंदी वाले बच्चे, कि बुरा बन जाए कि गुरुजी आप हल्के में ले रहे हो हमें। अच्छा, और एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये मान लो बेटा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी कार के लिए मैंने एक ग्राफ आपके सामने बनाया।
तो ये ग्राफ आपको क्या जानकारी दे रहा है? अरविंद, सुनील, दोनों का तुम्हारा नाम लूंगा मैं सम्मान के साथ। इसका आंसर बताओ पहले तुम। देखो ये बेटा, पहले सबसे पहले तो आप ये बताओ, जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है, इस ग्राफ को आप क्या बोलेंगे? इससे आप टाइम पोजीशन ग्राफ कहोगे या पोजीशन टाइम ग्राफ कहोगे? ये टाइम पोजीशन ग्राफ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ है? क्या चीज सही है इसमें? ठीक है, तो ये बेटा टाइम पोजीशन ग्राफ है कि पोजीशन टाइम? वाई एक्सिस पे लिखा है पोजीशन और एक्स पे लिखा है टाइम। देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, वो कह रहे होंगे यार ये इतनी बेसिक सी बात है, ये हम पहली बार ध्यान दे रहे हैं। बेटा ये जो ग्राफ है ना, एक तो जो बच्चे ए लिख रहे हैं वो ए लिखना बंद करो। ये जो मैंने आपके सामने जो ग्राफ बनाया है बेटा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। देखो जब भी कभी आपको ऐसा लिखा मिले कि एक ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, बेटा जो शब्द पहले लिखा होता है ना उसे आप लिखेंगे वाई एक्सिस पे, और जो बाद में लिखा है उसे लिखते हैं हम एक्स पे। यानी कि अगर मैंने कभी, अगर मैं यहां पे लिखता टाइम, यहां लिखता पोजीशन, तो मैं इसे कहता टाइम पोजीशन ग्राफ। अब यहां पे लिखा मैंने पोजीशन, यहां पे लिखा टाइम, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो अगर आपको ये बात नहीं पता होगी ना, तो जब कई बार आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपके सामने ग्राफ आया, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, आपको पता ही नहीं होगा कि वेलोसिटी कहां रखें और टाइम कहां पे रखें। तो वेलोसिटी टाइम लिखा है, वेग समय लिखा है, तो यानी कि वेलोसिटी वेग को लिखेंगे हम कहां पे? वाई पे, और टाइम को लिखेंगे एक्स पे। अच्छा, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए एक काम देखो आप क्या करो, जैसे आपको किसी भी ग्राफ का मतलब समझना है तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, उसमें बेटा जो आपको लाइन दिखेगी ना, उस लाइन पे आप 2 कट ले लो। जहां भी आपका मन करे वहां पे आप 2 कट ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन 2 से मिलेगी वही 10 से भी मिलेगी, तो हम 2 ही लेंगे, मिनिमम 2 तो लेनी ही है। हाँ, अगर इसमें एक लाइन और होती, मान लो एक लाइन में यहां पे ऐसे बना देता, तो बेटा फिर इस लाइन पे 2 पॉइंट अलग से लेने पड़ते हमें। तो अगर एक सिंगल लाइन आपको दिख रही है तो उस पर आप 2 पॉइंट लो। अब क्या करो बेटा, जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पहले पॉइंट से आप एक सीधे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, और एक डाल दो वाई पे। ऐसे जो दूसरा पॉइंट है, इस एक सीधे लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे। ठीक, तो बेटा एक्स एक्सिस पे आपको देखो, सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? टाइम। तो यहां पे आपको 2 कट मिले, यानी इसका मतलब है कि टाइम तो चेंज हो रहा है। मान लो यहां पे 3 बज रहे थे और यहां पे 3:30 बज गए, या 3 से 5 बज गए, टाइम तो चेंज हो रहा है। अच्छा, वाई पे क्या लिखा है सर? वाई पे लिखा है पोजीशन, तो यहां पे तो एक ही कट है, यानी कि पोजीशन नहीं बदल रही। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि भाई साहब समय बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदली। यानी वस्तु अगर 3 बजे, अगर मान लो कि आपके घर पे थी, तो वो ऑब्जेक्ट बेटा 5 बजे भी आपके घर पे ही, यानी कि रेस्ट पे है। तो अगर समय के साथ पोजीशन ना बदले, इसे तो हमने रेस्ट पढ़ा है, तो एक्चुअल में ग्राफ बेटा रेस्ट का है, विराम अवस्था का है, क्योंकि समय बदल रहा है। देखो मैंने कहा मान लो 12 बजे है, ये 12 बजे का टाइम है, ये 2 बजे 4 बजे, 2 से 4 बज गए, लेकिन पोजीशन नहीं बदली। तो ग्राफ किसका है? रेस्ट का। विराम अवस्था, ठीक है, रेस्ट का ग्राफ है ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे से गलत समझ जाते हैं। पता है बच्चे ग्राफ कैसे पढ़ते हैं? वो ऐसे सोचते हैं कि भाई साहब ये रहा पोजीशन, ये तो पोजीशन बढ़ रही है। भाई साहब पोजीशन नहीं बढ़ रही, पोजीशन तो आपने यहां फिक्स कर दी। जो पैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में टाइम बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6, ये तो पॉइंट तो आपने फिक्स ही कर दिया। तो वाई एक्सिस पे लिखा पोजीशन, यहां तो कहीं और पॉइंट है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो बेटा रेस्ट का ग्राफ है ये। अच्छा, दूसरी चीज, एक ग्राफ मैं आपके सामने और बना रहा हूं। यहां लिखा मैंने पोजीशन, यहां लिखा मैंने टाइम, ये फिर से एक्स एक्सिस वाई, तो बेटा समझ गया, फिर से वाई पे पोजीशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। और ये ग्राफ मैं जो आपके सामने बना रहा हूं, ये है बेटा ये। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये ग्राफ आपको क्या जानकारी दे रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे सर अभी आपने हमें बता दिया तरीका, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ले लो आप यहां पे। तो पहले पॉइंट से एक सीधी लाइन डालो एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे और एक वाई पे, ठीक है। तो अगर हम बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 से 2 बज गया, टाइम चेंज। वाई पे लिखा है बेटा पोजीशन, तो यहां पे भी 2 पॉइंट दिख रहे हैं, वाओ, पोजीशन भी बदल रही है इस बार तो। यानी 1 बजे आप अपने घर पे हैं तो 2 बजे आप अपने स्कूल में हैं। तो विद टाइम अगर पोजीशन बदले, समय के साथ स्थिति बदल रही है, जो हमने पीछे मेहनत की बार बार डेफिनेशन में, उसका फायदा उठाएंगे अब हम।
तो समय के साथ पोजीशन बदल रही है, यानी कि ग्राफ हमारा मोशन में है, गति में है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ रहा हूं, भैया ये ग्राफ मोशन का तो है, पर ये बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति का ग्राफ है, ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति का, तो आप इसे यूनिफॉर्म मोशन में डालेंगे या नॉन यूनिफॉर्म में, ये बताओ। ये तो सबका ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। बेटा देखो, ये ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म, एक समान गति। बेटा देखो, अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट हमें पता मोशन में तो है, अब मोशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्म एक समान गति, एक असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि अगर आप समान समय में समान दूरी तय करें, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलें, यानी मान लो कि इक्वल टाइम मैंने 1 सेकंड ले लिया, अब पहले सेकंड में 3 मीटर चले, अगले सेकंड में 3 मीटर, उससे अगले सेकंड में 3, उससे अगले भी 3, आप हर सेकंड 3-3 मीटर चल रहे हैं, यानी आपकी गति एक समान कहलाएगी। लेकिन आप पहले सेकंड चले 3 मीटर, अगले सेकंड चले 1.5 मीटर, उससे अगले सेकंड चले 5 मीटर, फिर चले 2 मीटर, तो समान समय में अगर आप समान दूरी तय नहीं करेंगे तो बेटा फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, असमान गति का ग्राफ बनेगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, समान समय में समान दूरी, तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन समान समय में असमान दूरी, अनइक्वल डिस्टेंस, तो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है, आपको पता चल गया कि भाई ग्राफ तो मोशन का है, लेकिन वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा दिखाई दे, तो समझ जाना कि वो ग्राफ मोशन का तो है, पर मोशन में भी समान गति आएगी। अगर आप ठीक जितनी दूरी पे आपने बेटा अभी टाइम लिया, ठीक उतना ही आगे एक पॉइंट और ले लो, देखो जितना टाइम यहां पे उतना यहां पे है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो बेटा आप देखो, आपने टाइम बराबर लिया, मान लो 1 सेकंड 1 सेकंड, तो बेटा जितनी डिस्टेंस पहले आई थी उतनी डिस्टेंस आपकी अभी भी आई है। तो आप क्या कर रहे हैं, समान समय में, पहले इतने समय में आपने इतने पोजीशन आपकी हुई, तो इसमें भी आपकी इतना ही हुआ। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चली जाए तो बेटा हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है वो, यानी कि हम मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गति को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। एक को बेटा हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक होगा हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले बेटा इतना समझ रहे होंगे ना कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करना, है ना। तो इतना तो आती होगी खैर सबको हिंदी इंग्लिश। तो समान समय में समान दूरी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना यूनिफॉर्म मोशन है। और यहां पे बेटा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, समान समय में असमान दूरी तय करना। बेटा समान समय में असमान दूरी अगर तय की जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है बात बेटा सभी को यहां तक की? ठीक, अब मैं आपके सामने एक ग्राफ और बनाऊंगा, इसे बहुत ध्यान से आपको सोच के बताना है।
ऐसे नहीं, देखो कई बार हम हमारे साथ क्या होता है, हम कोई ग्राफ देखते हैं तो हम अपने मन से जब फील से आ रही होती है ना, हम उस आंसर बताने लगते हैं। जो तरीका मैंने बताया कि किसी ग्राफ में जो आपको लाइन दिखेगी उस पर 2 पॉइंट लेंगे, एक लाइन सीधे डालो एक्स पे एक वाई पे, फिर दूसरे पॉइंट से एक एक्स पे एक वाई पे, फिर वहां से आप देखो कि एक्स पे क्या लिखा है, कि पॉइंट एक ही है कि 2 है, यानी कि अगर 2 पॉइंट है यानी कि टाइम बदल रहा है, तो टाइम बदलने के साथ में अगर पोजीशन भी बदल रही है तो मोशन में, टाइम के साथ अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो यानी कि वो रेस्ट पर है। अब मैं एक जो ग्राफ बनाऊंगा इसे बहुत ध्यान से आपको बताना है। एक्स एक्सिस, ये वाई, यहां लिखा है पोजीशन, ये लिखा है टाइम। ये कोई बच्चा बताएगा कि ये ग्राफ आपको क्या जानकारी दे रहा है? करो ये। भोला कह रहे हैं सर मैं लेट हो गया हूं, क्या आप दोबारा बता सकते हैं? भोला जी आप सच में भोले हो बेटा। 40 मिनट का रिपीट थोड़े ना होगा। आप एक काम करना, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, आप इसे दोबारा देख लेना, ठीक। और इस क्लास में हम कमेंट बाजी पे कम से कम ध्यान देंगे। हमने कल भी आपसे कहा था, जब मैंने आपके साथ एक लाइव में आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था ना, कि कमेंट कम से कम करने, मैं बस कमेंट सबके देखता रहूंगा, तो जिसका कोई डाउट होगा तो अपने आप से मैं जब वो कवर कर लूंगा खुद से ही, है ना। आप केवल तभी कमेंट करें जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, या फिर मान लो कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ बात हो गई है ना। तो ये नहीं कि मेरा नाम ले लो, मैं बिहार की पवित्र धरती से प्रणाम करता हूं, मेरा परिणाम स्वीकार करें, तो बीच बीच में से डिस्टर्ब नहीं करना, है ना। अब देखो, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे से नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखेंगे, तो समझना तो आपको है नहीं बेटा। यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर भी 2 पॉइंट लूं, ये 2 पॉइंट, और एक सीधी लाइन डाल दूं मैं एक्स एक्सिस पे, एक डाल दूंगा वाई पे, ऐसी एक लाइन एक्स एक्सिस पे और एक वाई पे, ठीक। तो अब यहां देखना, एक्स पर लिखा है टाइम, बेटा टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 से 3 बज गए। वाई पर लिखा है पोजीशन, पोजीशन भी चेंज हो गई है, बेटा समय के साथ पोजीशन बदल रही है, तो समय बदला पोजीशन बदली, ग्राफ मोशन का। अब देखो क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा तो यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है ये भी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला जो ग्राफ था, ये तो यूनिफॉर्म मोशन वाला तो यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब ये वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है। बेटा केवल इसका मतलब इतना फर्क है इनमें दोनों में, कि देखो यहां पे बेटा समय के साथ पोजीशन चेंज कर रही है, ग्राफ मोशन में स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है। बस क्या था, आप मान लो कि बेटा ये जो जगह है ना, ये मान लो कि आपका घर है, ये जो ओरिजिन है मैंने यहाँ पे मान लिया घर, और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे स्कूल है आपका ये। तो पहले वाले ग्राफ में अगर मैं ग्राफ को बेटा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि आप अपने घर से एक समान गति से यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं। बस यहां पे क्या है कि आपकी जो शुरुआत की पोजीशन है वो घर नहीं है, आप घर से एक समान गति से नहीं चल रहे, अपने स्कूल से चलना शुरू किया। भाई एक चीज बताओ, मैं सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रहा हूं, हर सेकंड 3-3 मीटर चल रहा हूं, ये काम अपने घर से चलते हुए भी कर सकता हूं, स्कूल से चलते हुए भी कर सकता हूं, मार्केट से भी कर सकता हूं। तो बस यहां पे क्या है कि वाई पे लिखा है पोजीशन, तो अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा यानी कि आपने घर से एक समान गति से चलना शुरू किया, यहां पे स्कूल से, मान लो मैं यहां पे मार्केट लिख दूं, मार्केट से, यहां पे मान लो कि कहीं और से लिख दिया मैंने, हॉस्पिटल से लिख दिया, तो बस ये आपको है कि शुरुआत कहां से हुई, वो पोजीशन है बेटा वाई एक्सिस पे। तो यहां पे आपकी पोजीशन घर से स्टार्ट हुई थी, यहां पे स्कूल से, यहां पे मान लो कि मार्केट से, यहां पे हॉस्पिटल से, तो यहां पे भी बेटा ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन का ही है। बस अगर मैंने क्या किया है कि अगर मैंने ग्राफ को थोड़ा सा यहां ऊपर बनाया, नहीं कि मैंने शुरुआत की जो मेरी पोजीशन है, वो बेटा जो शुरुआत की जो मैंने पोजीशन ली, ये क्या हो रहा है भाई, स्कूल, बेटा शुरुआत की जो मैंने पोजीशन ली है वो मैंने यहां से शुरुआत ना करके यहां से कर दी है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये भी बेटा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। बस यहां पे बेटा इनिशियल जो पोजीशन है, जो शुरुआत की आपने, इनिशियल जो पोजीशन है, जो प्रारंभिक स्थिति है, वो इनिशियल पोजीशन हमारी स्कूल से स्टार्ट हुई, ठीक। और इस वाले केस में अगर आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि भाई ये जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये मान लो यहाँ पे होम था घर, तो आपने घर से स्टार्ट किया, तो इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वो क्या बेटा, होम। इतना फर्क है, आगे बात समझ में? अच्छा, तो अभी तक हमें क्या पता चला? अच्छा पहले यहां तक बताओ एक बार, सही बच्चे जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, ठीक, 11 बजे से, केवल वही कमेंट करेंगे कि जो मैंने आपको अभी तक बताया, अगर आपको पूरी बातें समझ में आई हैं तो वाई लिख देंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिख देंगे, है ना। पर कमेंट वही करे जो शुरू से क्लास ले रहा है। फिर मैं 2-3 जबरदस्त आपसे बातें पूछने वाला हूं यहाँ पे क्लास में,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई, कमेंट करके बताना भी मैं पढ़ूंगा। पोजीशन टाइम, ठीक। बस बस ठीक 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 है, इतने से हमें आइडिया हो गया। देखो पता क्या, जैसे मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर 30 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, 70 को आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि सही से बात डिलीवर नहीं हुई। हाँ, 100 में से एक आध बच्चा ऐसा है इसे नहीं समझ में आया, तो वजह हो सकती है तो बच्चा शुरू से क्लास नहीं ले रहा, या वो साथ साथ लिख नहीं रहा है रफ कॉपी में, फेयर कॉपी नहीं बनानी 3-4 पेन लेके, रफ कॉपी में, तो ये वजह हो सकती है, या उसने लेट आया, या फिर कुछ और वजह उसका ध्यान नहीं है। एक आध का तो चलो हम कर सकते हैं, क्योंकि 100% जो है वो भाई कोई गारंटी नहीं ले सकता उसकी। हाँ, अगर 100 में से अगर 12-15 बच्चों को भी नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब बेटा आपके सामने ग्राफ में बनाऊंगा, ये सबसे प्यारा है आप आज का क्वेश्चन है अभी तक का, ये पेपर में रखा है, ये करना है, ये बताओ इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है, कोई बच्चा बताएगा धुरंधर? बेटा देखो, जो तरीका बताओ उसे अपने मन से आंसर नहीं देना भाई रवि, देख यहां देख, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ले ले, तो मैंने क्या बोला था कि पहले पॉइंट से एक सीधी लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे, एक डालो सीधे एक्स पे, एक डालो वाई पे। तो बेटा एक्स पे लिखा है टाइम, देखो यहां पे टाइम तो फिक्स है, नहीं कि टाइम नहीं चेंज हो रहा, टाइम फिक्स। मान लो टाइम हो गया है 11:11 टाइम फिक्स कर दिया हमने कि भाई टाइम नहीं चेंज हो रहा। लेकिन बेटा ठीक इसी टाइम पर ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन आप अपने घर पे भी हैं, स्कूल में भी हैं, अगर आप 3 पॉइंट ले लेंगे तो 3 पोजीशन आ जाएगी, 50 ले तो 50 आ जाएगी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ठीक इसी समय मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूं, और मैं बाहर ग्राउंड में फुटबॉल भी खेल रहा हूं, और मैं कहीं पे स्पीच भी दे रहा हूं, और मैं घर में बैठे खाना भी खा रहा हूं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे अलग अलग पोजीशन हो सकती है, नहीं। हाँ, अलग अलग समय पर आप एक ही जगह हो सकते हैं, कि 12 बजे भी घर में सो रहे थे, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, पिछले 20 घंटे सो ही रहे हैं, तो वो तो हो सकता है, लेकिन एक ही समय पर आपकी अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती। ये कोर्ट में बहुत तकड़ा एक वैलिड सबूत के तौर पे होता है ये। मान लो गांव में कहीं झगड़ा हुआ, और आपका जो नाम है वो लिखवा दिया किसी ने कि जी मान लो कि गांव में झगड़ा हुआ परिवार वालों का, और आपको पता है गांव देहात में कई बार छोटे कस्बों में क्या करते हैं लोग, जो लोग बच्चे तैयारी वैयारी कर रहे होते हैं ना, पड़ोसी को लगता है कि इसकी नौकरी लग सकती है, तो साथ में उससे सबसे पहले कि इसका नाम पुलिस में आ जाए, उसका भी लिखवा देंगे वो, और आपको पुलिस उठा के ले गई। जब आप कोर्ट में गए जज के सामने, आपने कहा जी ये जो एफआईआर है, आपका जो वकील होगा वो कहेगा एफआईआर के मुताबिक ये झगड़ा जो हुआ है वो रात को 8 बजे हुआ है, और इसमें जो है अनिकेत का नाम भी आ गया। तो आप क्या बोलोगे, साहब ऐसा है मैं उस दिन वहां पे उपस्थित था ही नहीं, और अपने सपोर्ट में आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी मैं एक शादी में गया था, उस शादी के देखो तारीख, इस तारीख की शादी है, और इसमें ये वीडियो में मैं डांस करते हुआ आ रहा हूँ, घोड़ी के सामने डांस कर रहा हूं मैं, तो पूरा माहौल बना के, तो जब मैं उस समय वहां पे डांस कर रहा था तो मैं यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और तुरंत तो बिल्कुल वैलिड मानेगा, एकदम कहेगा जज। जज ये नहीं कहेगा हाँ भाई कोई बात नहीं, तू वहां डांस कर रहा था, हो सकता है तूने यहाँ पे से डंडा भी मारा हो। जज कभी ऐसी बातें करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि एक ही समय व्यक्ति 2 अलग अलग जना नहीं हो सकता, और उसने सबूत दे दिया कि भाई साहब मैं तो उस समय वहां पे था, तो यानी कि हाँ तो होगा ही नहीं। और आप 50 लोग और ले आए जो शादी में आए थे, जिसने उस दिन आपको वहां पे देखा था डांस करते हुए, तो तुरंत आप छूट जाओगे। तो ये बेटा हमें ग्राफ बता रहा है कि जो सिचुएशन है कि दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज at the same time object cannot have different positions। तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि यह स्थिति असंभव है, यह स्थिति असंभव है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती है। यह स्थिति, ये सिचुएशन, ये संभावना असंभव है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं एक इमेजिनरी एक सिचुएशन समझूं कि जहां पर एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग पोजीशन हो सकती हो, तो बेटा पता क्या होगा, वो होगा अगर आप इनफाइनाइट वेलोसिटी से, अनंत वेग से भाग सकते हो, यानी आप 1 सेकंड के अंदर ही अरबों खरबों खरबों किलोमीटर भाग जाओ, इतनी भयंकर आपकी स्पीड हो जाए,
वैसे मान लो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं और मेरी ऐसी है, आप झपकने के भी 1 लाखवें हिस्से में ही, पलक झपकने का मैंने 1 लाखवां हिस्सा लिया और उसमें मैं हजारों करोड़ों किलोमीटर भाग अगर सकता हूं, तो तब ऐसा हो जाएगा भाई आपकी पलक झपकी भी कि आपने आंखें पूरी खोली भी नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका में जाके वापस आ गया। मेरी स्पीड वेलोसिटी वेग तो अनंत है। तो मैं अमेरिका में गया, किसी थप्पड़ मारा, फिर यहाँ पे आ गया, आपके सामने खड़ा हो गया। फिर मैंने, आपने पलक झपक रहे हो, उससे पहले मैंने क्या किया, वहां पे थप्पड़ मारा, वापस आ गया। तो जो व्यक्ति यहां पर देख रहा है, मुझे उसे लगेगा कि मैं तो उसके सामने था उस दिन, क्लास में मैंने पढ़ाया, लाइव क्लास चल रही है, तो अब तुरंत उसका मैं सबूत दे दूंगा, जी देखो उस दिन की रिकॉर्डिंग है ये। और अमेरिका में व्यक्ति बेचारा थप्पड़ लग रहे हैं उसके, वो कहेगा भाई साहब नहीं हाथ थप्पड़ मारा है, मैं तुरंत छुट जाऊंगा। लेकिन कब, अगर मेरा वेग अनंत हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे तेज कोई चीज भाग सकती है तो वो लाइट है, प्रकाश। और बेटा लाइट की स्पीड भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लाइट भी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग सकती है, वैक्यूम में, निर्वात में, खाली जगह में। वैक्यूम समझ रहे हो ना, जिस कमरे में हम हैं उसमें बेटा हवा है, अभी एयर है। अगर इस कमरे की एयर भी बाहर निकाल दी जाए तो हम कहेंगे कमरे में निर्वात पैदा हो गया, वैक्यूम, खाली जगह। तो लाइट भी 1 सेकंड में वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर ही भाग पाती है। तो अनंत वेग तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन इंपॉसिबल है, क्योंकि एक ही समय पर डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती। या हम बोलेंगे कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फानाइट वेलोसिटी से भाग रहा है, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो बेटा ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि दिस ग्राफ सोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग with infinite velocity. This graph shows object is moving with infinite velocity, which is practically impossible. तो बेटा ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि दिस ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी विच इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। या तो आपको लिखा मिलेगा पेपर में कि इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट वेलोसिटी से भाग रहा है, या फिर ये लिखा मिलेगा कि भाई एक ही टाइम पर अलग अलग पोजीशन है, तो ये चीज संभव नहीं है। तो चाहे इससे बोलो कि इनफाइनाइट वेलोसिटी से भागना वो भी इंपॉसिबल है, चाहे ऐसे बोल दो कि एक ही समय पर अलग अलग जगह नहीं हो सकते, तो वो भी प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो जैसा आपका मन करे आप वैसे कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपके सामने एक सुंदर सा ग्राफ और बनाऊंगा, आप ये बताएंगे कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। एक्स एक्सिस वाई, ये लिखा है पोजीशन, ये लिखा है टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये ग्राफ आपको क्या जानकारी दे रहा है, करो सब बच्चे इसको। देखो सिंपल सी बात है बेटा, वही तरीका अपना, 2 पॉइंट लेंगे हम, एक ये ले लिया आपने, एक ये ले लिया। इसे आपने एक लाइन डाली एक्स पे, एक डाली वाई एक्सिस पे, एक एक्स और एक वाई। तो बेटा यहाँ देखो एक्स पे लिखा टाइम, तो टाइम लिखा आपने, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, टाइम चेंज हो रहा है। वाई पे लिखा पोजीशन, पोजीशन भी चेंज हो रही है, यानी कि ग्राफ हमें मोशन के बारे में बता रहा है कि विद टाइम पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि मोशन है। लेकिन बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी शुरुआत के पहले सेकंड में हो सकता है कि आप 3 मीटर चले, पर अगले सेकंड 3 मीटर नहीं चलेंगे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आशीष का थैंक यू बोलो, इन्होंने बोला था कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ रह गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल से एक लाइन पूछूं कि जैसे बेटा आप डेली लाइफ में, जैसे आपने अपने घर से बाइक उठाई और आपको 20 किलोमीटर दूर अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाना है, तो अगर अपने घर से बाइक उठा के आप निकल गए हो और अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंचे, तो इन जनरल डे लाइफ में हमारा जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, बाइक लेके चल रहे हैं, तो ये मोशन बेटा आप यूनिफॉर्म बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ये बताओ मुझे आप। डे लाइफ में हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये बताओ, तब तक मैं देखो बेटा डे लाइफ में ना, यस ये ज्यादातर का ठीक है, अक्षय का छोड़ के बाकी सबका ठीक। बेटा एक चीज बताओ,
आप डेली लाइफ में जब चलेंगे अपने घर से बाइक लेकर, तो यूनिफॉर्म कैसे रह सकता है? क्या आप अपने घर से लेकर 20 किलोमीटर तक लगातार एक ही स्पीड मेंटेन कर सकते हैं डे लाइफ में? नहीं। आप बाइक लेकर चल रहे हैं, पता चला कि बीच में आपको कच्ची सड़क से पक्के पे जाना है, तो आप थोड़ा देख के तो सड़क चेंज करोगे, अपना बाइक की स्पीड कम ज्यादा करोगे। आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। कहीं जाम लग गया तो अपनी बाइक को रोकना ही पड़ेगा। तो डेली लाइफ में आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं बना सकते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जनरली। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन डे लाइफ में आपको मिल सकता है, जैसे कि आप किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो। जैसे आप जा रहे हैं कि भाई दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे जो है ना, जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने आजकल भारत में बहुत सारे हो गए अब तो खैर। तो मेरठ एक्सप्रेसवे पे आप जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी सड़कें होती हैं, आप गाड़ी लेके गए तो गाड़ियों में ना क्रूज कंट्रोल होता है कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड 90 पे फिक्स कर ली। तो आप क्या करो, अपना पैर स्पीड जो होता है, एक्सीलेटर जो होता है उसे हटा लो, तो आपकी गाड़ी लगातार खुद ब खुद ही 90 की स्पीड पे चलती रहेगी। पर वो काम बेटा केवल एक्सप्रेसवे पे हो सकता है, थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे भी अगर कई बार सड़क मान लो कई बार वो घूम रही होती है, तो हल्का फुल्का कई बार ब्रेक लेना पड़ता है। या जिस लेन में आप जा रहे हैं पर चला उसमें आगे बहुत 2-3 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रक जा रहा है, तो फिर आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा देखकर स्पीड वहां पे भी बदलनी पड़ सकती है। तो थोड़ा बहुत समय तक आप यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन कर सकते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर, बड़े हाईवे के ऊपर। वरना अगर आप सिंपली अगर स्टेट के जो रोड पे जा रहे हैं, जो थोड़ा गांव की सड़कें हैं, उन पे यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना आसान नहीं है। अच्छा, दूसरा एक ग्राफ मैं आपके सामने और बना रहा हूं अभी। बेटा अभी तो आज तो बहुत बेसिक बेसिक ग्राफ बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका लेवल उठेगा। ये बेटा मैंने इस बार लिखा है इधर टाइम, और ये लिखा मैंने यहाँ पे पोजिशन। ठीक। अब ये सवाल बेटा जो ग्राफ बनाया उसमें अगर आप ध्यान से देखें, वाई पे लिखा है टाइम और यहाँ पे लिखा है पोजीशन, यानी कि इस बार जो ग्राफ है वो टाइम पोजीशन ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा कहलाएगा टाइम पोजीशन ग्राफ। अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ को देखकर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये बताएंगे। सब बताओ। देखो बेटा, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास, 2 पॉइंट ले लो उसमें कम से कम। अच्छा, अगर आपको ऐसे बेटा कोई कंप्लीट एक कर्व दिख रही है, उसमें 2 पॉइंट लेने हैं, तो ऐसे में आप क्या क्या करो कि 2 पॉइंट को बड़े ध्यान से चूज करने हैं। आप बिल्कुल इसका बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन खींच दो, यानी इधर और इधर बिल्कुल सिमेट्रिक माहौल हो, जितना पार्ट इधर उतना उधर भी है। तो आप ऐसे कोशिश क्या करो, एक कर्व में अगर पूरी क्लोज कर्व हो, कि एक पॉइंट क्या करो बेटा, जो बिल्कुल मिड पॉइंट बनेगा इस कर्व के, एक पॉइंट इधर लो उससे, और एक पॉइंट लो इस तरफ सेम डिस्टेंस पे, तो आपको पूरी बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, अब यहां पर बेटा जो पहले वाला पॉइंट है हमारे पास, इससे एक लाइन डाली आपने एक्स एक्सिस पे, एक डाली वाई पे, ऐसे एक लाइन डाल दी एक्स पे, एक डाल दी वाई पे। तो यहां पे आपने क्या देखा, एक्स पे लिखा था पोजीशन, तो पोजीशन तो बदल गई, लेकिन वाई पे लिखा था टाइम, टाइम वही का वही है। यानी कि आप 2 बजे अपने घर पे भी हैं और 2 बजे आप अपने स्कूल में भी हैं। यानी ये ग्राफ भी हमें क्या बता रहा है कि भैया इम्पॉसिबल सिचुएशन है ये, क्योंकि सेम टाइम पर आप दो अलग अलग जगह नहीं हो सकते। देखो वही चीज जब मैंने इधर लिखा बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ से मुझे क्या जानकारी मिली कि एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन यानी कि संभव नहीं है। और यही चीज मैंने इससे भी आ गई, इससे भी तो हमें वही पता चल रहा है कि एक ही टाइम पर तुम्हारा टाइम बेटा वाई से भी लिखा टाइम, टाइम फिक्स है। 2 बजे आप अपने घर पर भी हैं और 2 बजे अपने स्कूल में भी हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज impossible because at the same time object cannot have different positions। यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशन। ये बेटा बिकॉज का शॉर्टकट है, चैटिंग वैटिंग आप करते होंगे, सबको पता ही होगा। खैर ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, खुद से ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक। यहां लिखा बेटा मैंने पोजीशन, यहां लिखा टाइम।
ये मान लो लिखा बेटा ओ, ये लिखा ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये आपको बताना है। यहां पर मैं पॉइंट बना देता हूं, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लिखा बेटा ये। ठीक है, और ये पॉइंट शो कर रहा है 25 सेकेंड को। ये करो, देखो अब बेटा हमने एक ही ग्राफ में 3 पॉइंट बना लिया। आपको यहां दिख रहा होगा कि ये जो जीरो से या ओ से बेटा जो ए तक है, आपको दिख रहा है कि शुरुआत के जो 10 सेकंड है तो पोजीशन बदल रही है। अगर आप 2 पॉइंट लेके चेक कर लो कि भाई एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे, तो आपको दिख रहा है कि टाइम बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है। तो ये बेटा 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं, शुरू के 10 सेकंड जो है ऑब्जेक्ट जो है बेटा उसने भागना शुरू किया मोशन में, और फिर ए से बी यानी कि 10 से लेकर 20 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक, यानी कि शुरू के 10 सेकंड मोशन में रहा बेटा, फिर अगले 10 सेकंड ऑब्जेक्ट रहा रेस्ट पे, और फिर अगले 5 सेकंड फिर किस में है, मोशन में। यानी ऑब्जेक्ट जो है पहले 10 सेकंड चल रहा है, फिर रुक रहा है, 10 सेकंड फिर चल रहा है। तो ये आपको अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये हमने एक कंबाइंड ग्राफ बनाया। तो अगर आप इसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है ये। भाई शुरू के ठीक है 10 सेकंड तो आप यूनिफॉर्म मोशन में थे, भाई मोशन में भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, तो शुरू के 10 सेकंड तो यूनिफॉर्म मोशन में है, और फिर रुक तो गए आप लगातार 10 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड फिर मोशन में है। तो चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये भी अगर ओवरऑल पूरे को देखें हम ओ से लेकर सी तक, तो नॉन यूनिफॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में देखूं, ओ से लेके ए तक यूनिफॉर्म मोशन, ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बी से लेके सी तक फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही है। ठीक है, तो आज की जो हमने क्लास बेटा अभी तक ली है, पहली क्लास है, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है कि पहली क्लास में चीज हम झेल ना पाए। तो अभी हमने बहुत ही बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अगर समय के साथ पोजीशन बदल रही है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी। अगर आप हर सेकंड सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है। पहले सेकंड 6 मीटर चले, अगले सेकंड चले 3, फिर चले 12, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि बेटा कि हम अगर हमारे पास में कोई ग्राफ आए तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई पे क्या लिखा है और फिर एक्स पे क्या लिखा है। तो वाई पे लिखा है पोजीशन, एक्स पे लिखा है टाइम, तो ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कहलाएगा। अगर वाई पे लिखा हो टाइम, एक्स पे लिखा हो पोजीशन, तो कहलाएगा टाइम पोजीशन ग्राफ। दूसरी चीज, कोई बच्चा इस चीज को रट मत लेना कि जब भी हमें ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, जब भी हमें ये वाला ग्राफ दिखेगा तो इसे रट मत लेना कि ऐसा ग्राफ हमेशा रेस्ट का ही होता है। बेटा सेम यही ग्राफ मैं आपके सामने बना दूंगा और ऑब्जेक्ट भाग रहा होगा। ये ग्राफ रेस्ट का केवल तभी है जब यहां पे पोजीशन लिखा है और यहां पे टाइम लिखा है। भाई टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन नहीं बदल रही, इसलिए ग्राफ रेस्ट का है। अगर मैं यहां पे स्पीड लिख दूं तो ग्राफ क्या बन जाएगा, भाई टाइम तो चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं बदल रही। यदि ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा है, अगर 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से लगातार 80 से ही भाग रहा है, तो यही जो तो ग्राफ मोशन का हो जाएगा। अगर यहां पे पोजीशन की जगह स्पीड और टाइम का ग्राफ बना दूं मैं, तो जब भी हम किसी ग्राफ को देखें तो उसका मतलब रटना नहीं है कि ऐसे ग्राफ आ गया तो रेस्ट का है और ऐसा है तो मोशन का ही है। तो डिपेंड करता है कि यहां पे और यहां पे लिखा क्या है, तो उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे कि टाइम बदल रहा है, 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे टाइम बदला, साथ में पोजीशन भी बदल रही है। मोशन में स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। टाइम बदल रहा है, पोजीशन वही की वही, घर पे ही पड़े हैं आप तो रेस्ट पे हो गया, है ना। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन, और ट्रेवल करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर यहां से स्टार्ट ना होकर यहां से हो रहा है, बस इसने शुरुआत क्या की, अगर यहां से ग्राफ होता वो किसी और जगह से स्टार्ट करता, इसने कहीं और से स्टार्ट किया है ना। जैसे मैंने इसे घर मान लिया, इसे मैंने स्कूल ले लिया, तो यानी कि आपने शुरुआत की स्कूल से। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये ग्राफ में बता रहा है कि एक ही टाइम पर अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए इंपॉसिबल है, या इसे इनफाइनाइट वेलोसिटी कहेंगे। टाइम बदल रहा है, पोजीशन भी बदल रही है, यानी कि मोशन तो है पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके अलावा हमने क्या देखा इस वाले ग्राफ से भी कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पोजीशन, यानी कि ये भी इंपॉसिबल सिचुएशन है। ये हम बता रहा है मोशन भी, रेस्ट भी और मोशन भी। और इससे पहले हमने क्या किया था बेटा, रेस्ट और मोशन की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी और एक चीज बताई थी कि रेस्ट और मोशन जो है एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो संगत कह रहे हैं सर पूरा क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल की क्लास में, और धीरे धीरे
हम लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा टाइम भी इंक्रीज करेंगे। शुरू के 1-2 क्लास में लगभग कोशिश करेंगे 1 घंटे के आसपास ही पढ़ने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।